न्यायपुर में राम गोपाल अपने परिवार के साथ रहता था और एक बड़े कार्यालय के नीचे चौकीदारी किया करता था। राम गोपाल का सपना था कि उसके बच्चे बड़े होकर बड़ा काम करे और उसका नाम रोशन करे। इसलिए राम गोपाल पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाई कराने की पूरी कोशिश किया करता था। अरे छोटू बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल अच्छी पापा, इस बार भी मैं अव्वल दर्जे से पास हुआ। मुझे तुम पर बहुत नाज है। ये लो, ये कुछ पैसे अपने पास रखो, कोचिंग के लिए तुम्हारे काम आएंगे। अरे पापा, इसकी क्या जरूरत है, आप भी ना। अरे रखो, कुछ खा पी लेना और चाहिए होंगे तो और मांग लेना। ऐसे ही राम गोपाल रात भर चौकीदारी किया करता और अपना घर चलाने की पूरी कोशिश करता। उसी जगह पर राम गोपाल का एक साथी और था जिसका नाम था बबलू। बबलू कपटी और लालची किस्म का इंसान था। इस कार्यालय में हम कई साल से काम कर रहे हैं, पगार तो उतनी की उतनी ही है। अब क्या करें, कहीं और जाएंगे तो जितना यहाँ मिल रहा है उतना भी हमारे हाथ नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ सेठ जी से बात करने, वहाँ जाकर देखता हूँ कि कैसे नहीं बढ़ाएंगे भाई। जरूर बढ़ाएंगे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जाकर हाथ पैर मार ही लो। बबलू वहाँ से अपने सेठ जी के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, वो क्या है कि हमारी पगार बढ़ाने की मैं बात करने आया था। पिछले 2 साल से नहीं बढ़ी है, कुछ हो सकता है क्या? बड़े आए पगार बढ़ाने वाले, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, रात भर सोते ही तो रहते हो। तुम्हें क्या लगा मैं कुछ देखता नहीं हूँ क्या? तुम तो बस इतना सोचो कि मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा। चले जाओ, वरना पगार तुम्हारी काट लूंगा। तुमसे अच्छा तो राम गोपाल है, पूरी मेहनत करता है लेकिन चूचा नहीं करता। दफा हो जाओ। बबलू डर के मारे दुम दबाकर वहाँ से भाग गया और राम गोपाल को फंसाने का षड्यंत्र रचने लगा। इस राम गोपाल की वजह से मैं हमेशा ताने सुनता हूँ। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं हमेशा ऐसे ही ताने सुनता रहूंगा। और इसी तरह बबलू एक चोरों के गिरोह से जा मिलता है और उनके उस्ताद से कहता है, तुम हो चोरों के उस्ताद, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, मेरे कार्यालय के मालिक के घर में चोरी करनी है। मैं तुम्हें सारे खुफिया रास्ते बता दूंगा। चोरी करनी नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरे साथी हवलदार को पकड़वाना है। चोरी करनी है या नहीं करनी? नहीं करनी। तुम्हें सारा सामान चुराकर उस चौकीदार के कमरे में रखवा देना है, जिसके इल्जाम में हम उसे नौकरी से निकलवा देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, ये काम हो जाएगा। तुम बस हमें हमारी तय की हुई रकम दे देना। और वैसा ही हुआ। चोरों के उस्ताद ने मिलकर उस कार्यालय से कई सारी कीमती सामान चुरा लिए और सब राम गोपाल के कक्ष में रखवा दिया। राम गोपाल जैसे ही रात को आया तो बबलू उसे देखकर चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर! देखो, राम गोपाल ने कीमती सामान चुराकर अपने कमरे में रखवा लिया है। चोर चोर! बबलू के गुहार लगाते ही सारे लोग वहां पहुंच गए। राम गोपाल को उसकी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मैंने चोरी नहीं की है, आप मेरा कहना मानिए, ये मेरे खिलाफ साजिश है। तुमने ऐसा क्यों किया राम गोपाल? मैं तुम पर कितना भरोसा किया करता था। तुमने जिस थाली में नहाया खाया उसी में छेद कर दिया। सेठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैंने इतने सालों से कुछ नहीं किया, अब क्यों करूंगा? जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तुमने ये सब तुम्हारे बेटे के लिए किया है। बड़े आदमी बनना चाहते थे ना, इसीलिए। जाओ, बन जाओ धनी। बस मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता। तुम अभी के अभी ये जगह छोड़कर चले जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। राम गोपाल अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से चला जाता है। राम गोपाल के चोरी की बात पर सब उसे बेइज्जत करने लगते हैं। राम गोपाल जहाँ से भी गुजरता है लोग उसे चोर कहकर पुकारते हैं। मुझे 2 किलो शक्कर दे दीजिए। जी मैं अंदर से शक्कर लेकर आती हूँ, उसके पहले आप कुछ चुरा मत लीजिएगा। हाँ, वैसे भी चोरों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है आजकल। राम गोपाल अपनी बेइज्जती को सहन करता रहा
हद तो तब हो गई जब उसके बेटे छोटू को कॉलेज से ही निकाल दिया गया। एक दिन छोटू रोते हुए घर आया। पिताजी, आपके चोर होने की वजह से आज पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। आपने चोरी क्यों की? चौकीदार वो होता है जो लोगों को सुकून की नींद देता है। आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे आप कभी बात मत करिएगा। हट जाइए मेरे सामने से। बेटा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। छोटू अपने पिताजी से झगड़ा करके चला गया। एक तरफ राम गोपाल अपने हालातों से लड़ रहा था, दूसरी तरफ ज्यादा पगार पाकर बबलू बेहद खुश था और उससे भी बड़ा षड्यंत्र रचने की योजना बना रहा था। एक काम करके मेरा पेट नहीं भरा है। मैंने सुना है कि पास वाले मंदिर में कीमती आभूषण रखे हुए हैं, सोना, चांदी, हीरे, सब कुछ। क्यों उस्ताद, क्या कहते हो? मंदिर के दर्शन कराएं? मैं और मेरे चोरों की टोली कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना है। हम जरूर मंदिर में चोरी करेंगे। तो ठीक है, फिर हम कल रात 12 बजे मंदिर के पीछे मिलेंगे। बबलू और उस्ताद की बात राम गोपाल चुपके से सुन लेता है और सारा माजरा समझ जाता है। तो ये है असली बात। इन्हें मैं मंदिर में रंगे हाथ पकड़वाऊंगा। अगले दिन राम गोपाल पुलिस वालों को लेकर मंदिर में रात के 12 बजे पहुंच जाता है। बबलू और उसके साथी मंदिर के कक्ष में चोरी कर ही रहे होते हैं कि बबलू और उसके साथी को पुलिस पकड़ लेती है। छोड़ो हमें, जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। अब बोलकर कोई फायदा नहीं, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अब चलो जेल में तुम्हें अच्छे से मजा चखाता हूँ। पुलिस बबलू और उस उस्ताद को लेकर जा ही रही थी कि राम गोपाल मंदिर के अंदर कदम रखता है। मंदिर में शिव जी की मूर्ति से उनके गले की माला राम गोपाल के गले में आ गिरती है और एक आवाज आती है। तुमने बड़ा नेक काम किया है बालक। मंदिर के पुरखों की संपत्ति बचाकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब से रात को तुम सोने की तरह चमकोगे। जहाँ कहीं भी चोरी होगी तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। इन चोरों को पकड़वाकर तुमने बड़ा नेक काम किया है। तथास्तु। और वैसा ही हुआ। राम गोपाल रात को चमकने लगा। जब भी रात को वो दौरे पर चला जाता है तो वो दूर से ही चमकने लगता है, बिल्कुल सोने की तरह। मुझे माफ कर देना राम गोपाल, मैं तुम्हें समझा नहीं। तुम्हें भेंट देने के लिए मैंने तुम्हारे बेटे का बड़े कॉलेज में दाखिला करवाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास फिर से काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें तनख्वाह भी 2 गुनी ज्यादा दूंगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो धन्यवाद। मैं अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके दुनिया की रक्षा करूंगा। और ऐसे ही राम गोपाल सोने का चौकीदार बनकर लोगों की मदद करने लगा और अपना जीवन अच्छी तरह बिताने लगा। प्रीति अपने घर में अपनी माँ, पापा और दादी के साथ रहती थी। प्रीति के पापा और दादी को हमेशा एक बेटे की इच्छा थी, पर प्रीति का कोई भाई नहीं हो पाया। देखो तो जरा कैसे मुंह चला रही है। ए रमेश, जरा समझा अपनी बेटी को, मुंह तोड़ दूंगी इसका मैं। प्रीति, अभी दादी को सॉरी बोलो। जी पापा, मैं सॉरी बोल दूंगी, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस बोला कि अभी बिजली नहीं है, गीजर बाद में ऑन करती हूँ। बहाने बनाना बंद करो और अभी सॉरी बोलो। सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रीति अपनी दादी और पापा के प्यार को तरस गई थी। वो दोनों जो कहते ये चुपचाप मान लेती और उनके खिलाफ कभी नहीं जाती, इस आस में कि शायद उसे थोड़ा प्यार मिल जाए। बेटी, तूने आज अपनी कॉलेज के एग्जाम के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। एग्जाम का डर नहीं है क्या तुझे? माँ, पढ़ना तो था मुझे, पर दादी ने वो अपने कपड़े धोने के लिए दे दिए और आपको तो पता है मैं उनको मना नहीं कर पाती। फिर पापा और दादी के पैर दबाने थे तो उसी में पूरा दिन बीत गया। बेटी, कब तक उन दोनों के प्यार के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहोगी? उस माँ बेटे को खुश करना नामुमकिन है। मैं तो इस जंजाल से नहीं निकल सकती, पर तुझे जल्द से जल्द शादी करके किसी खुशहाल परिवार में भेज दूंगी। कोई बात नहीं माँ,
मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बलिदान देके अगर दादी और पापा को खुश कर पाई तो मुझे वो मंजूर है। प्रीति अक्सर अपनी मनपसंद चीजें दादी और पापा के सामने नहीं करती थी। उसे गाना, नाचना और सजना संवरना बहुत पसंद था, पर उसके दादी और पापा को नहीं। तो वो हमेशा ये सब चुपके से करती थी। पर एक दिन एक कंगन वाला गांव से गुजर रहा था। कंगन ले लो, झुमके ले लो, सुंदर सुंदर बिंदी ले लो। प्रीति इधर आ, खबरदार उस कंगन वाले के पास गई, टांगे तोड़ दूंगी। यहाँ आके मेरे पैर दबा, चल। जी दादी जी। प्रीति वैसे तो दादी के पैर दबा रही थी, पर उसका पूरा ध्यान कंगन वाले के ऊपर था। प्रीति की माँ ने ये देख लिया और अपनी बेटी के लिए चुपचाप 2 जोड़े कंगन ले आई। प्रीति जरा किचन में आना, कुछ काम है। जी माँ, आई। दादी 2 मिनट में मैं माँ की मदद करके आती हूँ। मेरी बच्ची, मुझे पता था तुझे कंगन खरीदने हैं। माँ अब कितनी अच्छी है, वाह कितनी सुंदर कंगन है, मैं अभी इन्हें पहन के देखती हूँ। प्रीति कंगन पहन के बहुत खुश हो जाती है। वो कंगन की खनखन पे झूमने लगती है, लेकिन तभी उसकी दादी वहाँ आ जाती है। प्रीति बोला था ना तुझे कंगन नहीं पहनना है, तेरी इस माँ ने तुझे बिगाड़ रखा है। दादी वो अभी बस थोड़ी देर के लिए पहने हैं, आप गुस्सा मत कीजिए इतना, प्लीज दादी, मैं अभी निकाल देती हूँ। दादी गुस्से में प्रीति के हाथ से कंगन निकालने की कोशिश करती है। उन्होंने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा और कुछ कंगन प्रीति के हाथ में ही टूट गए। उसके कलाई और हाथ में कंगन के शीशे चुभ रहे थे और वो दर्द से चिल्लाने लगी। दादी प्लीज छोड़ दो, मैं निकाल लूंगी, मैं करती हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। सब तेरी गलती है, ना तो तू कंगन पहनती ना ये सब होता, गधी कहेगी। निकाल ये सारे कंगन और यहाँ सफाई कर देना। दादी किचन से बाहर चली जाती है। प्रीति दर्द के मारे रो रही है। प्रीति की माँ उसके पास आके उससे प्यार से सारे कांच के टुकड़े निकाल देती है और उसके हाथों में मलहम लगा के दूसरी सुबह होते ही दादी प्रीति को काम पे लगवाने आ जाती है। ये कैसे मुमकिन है, तेरे हाथ तो सोने के बन गए हैं। दादी चिल्लाते हुए रमेश और प्रीति की माँ को बुलाती है। अरे चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया रमेश। अरे ओ रमेश, इधर आ जल्दी। बहू तुम दोनों भी आओ। दोनों पति पत्नी भाग के दादी के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी के हाथ सोने के बन गए हैं। अरे ये तो सोना है, असली सोना। बेटी ये तो चमत्कार कर दिया तुमने। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं बस सुबह उठ के दादी की मदद के लिए अपनी पट्टी खोल रही थी और मेरे हाथ सोने के बने हुए थे। देखो ये पट्टी भी सोने की बन गई है। बेटी जरा मेरे इस चश्मे को हाथों पे रख के तो देख। प्रीति अपनी दादी के चश्मे को हथेलियों के बीच रखती है और वो सोने का चश्मा बन जाता है। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है, हमारी प्यारी सी बच्ची को आपने कितना अच्छा वरदान दिया है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मेरी आँखों का तारा। प्रीति को अचानक अपने पापा और दादी से प्यार की बौछार मिल रही थी। बेटी इस चम्मच को सोने का बना दे। मेरी प्यारी बच्ची, इस गुलदस्ते को सोने का बना दे। धीरे धीरे प्रीति घर की राजकुमारी बन गई थी। उसकी माँ तो उसे प्यार करती ही थी, अब दादी और पापा भी प्यार देने लगे थे। उनके घर की हालत काफी सुधर गई। उन्होंने सोना बेच के बड़ा बंगला बना लिया, नौकर चाकर की लाइन लग गई और पूरा परिवार अब राजा महाराजाओं की तरह जीने लगा था।
प्रीति के हाथों को सोने का बना हुआ ठीक 1 साल हो गया था। वो सुबह उठी और घबरा के रोने लग गई। माँ जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ प्रीति, सुबह सुबह क्यों रो रही हो? प्रीति अपने हाथ आगे करके अपनी माँ को दिखाती है। उसके सोने के हाथ अब सोने के नहीं रहे थे। माँ, अब मैं क्या करूँगी माँ? दादी और पापा हमें घर से निकाल देंगे। वो मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे। प्रीति को रोते सुन थोड़ी देर में दादी और उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या हो गया मेरी प्यारी बच्ची? दादी और पिता दोनों बोलते हुए रुक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने कलमुही? बस यही होना बाकी था। प्रीति, तुम्हें हमारे खुशियों से कोई प्रॉब्लम है क्या, जो अपने हाथ खराब कर लिए? जी ऐसे मत कहिए आप लोग। उसको भी कितना बुरा लग रहा है। उसने ये जानबूझ के तो नहीं किया है ना? प्रीति डर के मारे बस रोए जा रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। चुप, तुम बिल्कुल चुप रहो मीना। तुम माँ बेटी का क्या करूँ मैं? निकाल दे इन दोनों को, अभी घर से निकाल दे। जितना सोना हमें चाहिए था उतना मिल गया है। अब इन दोनों माँ बेटी की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ दोनों, अभी के अभी। मेरे घर में 1 मिनट भी और रही तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। प्रीति और उसकी माँ रोते हुए घर से निकल जाते हैं। ना उनको कोई पैसे दिए गए, ना थोड़ा सा भी सोना। बस 2 जोड़ी कपड़ों के साथ माँ बेटी सड़कों पे भटक रहे थे। एक पुराने से खंडहर में रात बिताई और सुबह उठते ही दोनों की किस्मत तुरंत बदल गई। माँ उठो, ये देखो। हाँ, ये तेरे हाथ, क्या ये? प्रीति और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रीति के हाथ जो एक दिन के लिए बदल गए थे, वही हाथ अब हीरे के बन गए थे। प्रीति और उसकी माँ अपने लालची पिता और दादी से बहुत दूर जाके एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। उनकी जिंदगी में बेशुमार पैसा और प्यार भर जाता है और उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती। ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर राजाओं का राज हुआ करता था। श्रीलंका में एक गरीब किसान के घर एक लड़की का जन्म हुआ जिसके पैर सोने के थे। हमारी बेटी के पैर सोने के हैं, इसीलिए इसे हम परसोना नाम से बुलाएंगे। पर सोना जब बड़ी हुई और चलने फिरने लगी तो उसके पिता को लगा कि परसोना धातु यानी मेटल से बनी हुई किसी भी चीज को अपने पैरों से छूती है तो वो सोने की चीज बन जाती है। अगर लोगों को हमारी बेटी की सच्चाई पता लग गई तो लोग अपने फायदे के लिए हमारी बेटी को चुरा सकते हैं। किसान ने अपने गुरु से दिव्य मोजे लेकर हमेशा के लिए अपनी बेटी के पैरों में पहना दिए। इस तरह परसोना के जादुई सोने के पैरों का राज कई वर्षों तक गांव वालों से छुपा रहा। बड़ी होने के बाद परसोना खेतों में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगी। परसोना, तुम अपने पैरों में हमेशा मोजे क्यों पहनी रहती हो? अभी तो इतनी गर्मी हो रही है, इन मोजों को उतार क्यों नहीं देती? वो मेरे पैरों में गंदी मिट्टी और गंदे पानी से फोड़े पुंसी हो जाते हैं, इसीलिए वैद्य जी ने कहा है कि मैं मोजे पहन कर रखा करूं। कोई भी राज हमेशा राज नहीं रहता। एक ऐसी परिस्थिति आई जब परसोना के पिता को परसोना के पैरों का राज खोलना पड़ा। राज्य पर चीनी आक्रमण हो गया और चीन का सम्राट सब कुछ लूट कर ले गया। श्रीलंका का राजा गांव-गांव जाकर गरीब हो चुकी जनता की हर तरह से मदद कर रहा था। मेरे राज्य के प्यारे लोगों, इस मुश्किल घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। मैं किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा। आप लोग भी हो सके तो एक दूसरे की मदद करें। किसान से राजा और जनता का दुख देखा नहीं गया। उसने राजा को अपनी बेटी के जादुई पैरों के बारे में बता दिया। बरसों बाद परसोना ने अपने मोजे उतारे और वो लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटों पर चली।
लोहा सोने में बदल गया। इस तरह परसोना के पैरों से एक बार फिर राज्य में सुख और समृद्धि आ गई। परसोना बेटी, हम तुम्हें एक महल बनाकर देना चाहते हैं। पूरे राज्य की यही इच्छा है। श्रीमान, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए धन्यवाद। पर मैं अपनी माँ और पिता के साथ अपने घर पर ही खुश हूँ। राजा की बेटी जैकलिन ने जब परसोना को इतना सम्मान मिलते देखा तो उसे बहुत जलन हुई। राजकुमारी मैं हूँ और सारा सम्मान उस परसोना को मिल रहा है, सिर्फ उसके पैरों के कारण। राजकुमारी जैकलिन ने प्रेतों के देवता की पूजा करके काली चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल, मैं तुझे 13 बकरे खाने को दूंगी, बस तू परसोना से उसके पैरों की विशेषता छीन ले। 13 बकरे, आपका काम हो जाएगा राजकुमारी। परसोना एक दिन जब अपने घर पर सो रही थी तो चुड़ैल ने उसके पैरों पर मंत्र पढ़कर अपना काला पानी छिड़क दिया। अगले दिन जब परसोना सोकर उठी तो उसके पैर कोयले के बन चुके थे। पिताजी, मेरे पैरों को क्या हो गया? ये बिल्कुल काले पड़ गए हैं। परसोना ने अपने पैरों से जिस भी धातु की चीज को छुआ वो कोयले की बन गई। परसोना के पिता परसोना को अपने गुरु के पास लेकर पहुँचे, जिन्होंने बहुत साल पहले परसोना के लिए मोजे दिए थे। ये किसी चुड़ैल के जादू से हुआ है। तुम्हें अपने पैरों को वापस पहले जैसा करने के लिए पूर्णिमा की चांदनी रात को कमल के फूलों के तालाब में पैरों को धोना होगा। परसोना ने पूर्णिमा की खिली चांदनी में कमल के फूलों से भरे तालाब में जब अपने पैर धोए तो दोबारा उसके पैर सोने के बन गए और एक बार फिर उनकी विशेषता लौट आई। राजकुमारी जैकलिन ने फिर चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल, तुम्हारा जादू काम नहीं आया, परसोना के पैर फिर सोने के बन गए। चिंता ना करे राजकुमारी, इस बार मैं परसोना के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ूंगी। एक रात जब परसोना सो रही थी तो चुड़ैल ने फिर उसके पैरों को कोयला बना दिया और उसी रात राज्य के सभी तालाबों पर अपना पानी छिड़ककर सारे कमल के फूलों को नष्ट कर दिया। अब देखती हूँ कि परसोना क्या करती है। अगले दिन परसोना जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पैर फिर कोयले के बन चुके हैं। ये क्या, मेरे पैर तो दोबारा कोयला बन गए। परसोना पूर्णिमा की रात को राज्य के हर तालाब पर गई, पर किसी भी तालाब में कमल के फूल नहीं थे। लगता है अब मुझे कोयले के पैरों से ही काम चलाना होगा। राजा का बेटा मैंडिस कई दिनों से परसोना पर नजर रखे हुए था। वो परसोना से प्रेम करता था। अगले दिन सुबह को मैंडिस एक कमल का फूल लेकर परसोना के पास पहुंच गया। परसोना, मैं कई दिनों से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कमल का फूल तुम्हें कहाँ मिला? ये तो मैंने 3 दिन पहले एक तालाब से तोड़ा था। इसे मैंने बाल्टी के पानी में रखा हुआ था, इसीलिए ये अभी तक ताजा है। इसे ले लो, वरना ये मुरझा जाएगा। परसोना ने उस फूल को अगली पूर्णिमा की रात तक पानी में रखकर मुरझाने नहीं दिया। पूर्णिमा आने पर चांदनी रात में परसोना उसी बाल्टी में पैर डालकर खड़ी हो गई जिसमें कमल का फूल था। उसके पैर फिर सोने के बन गए और उनकी विशेषता वापस लौट आई। एक बार फिर परसोना की किस्मत साथ दे गई, पर मैं भी हार नहीं मानने वाली। चुड़ैल तीसरी बार परसोना के पैरों पर अपना जादू करने पहुंची, लेकिन इस बार गुरुजी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने लोटे से जल निकालकर चुड़ैल पर छिड़क दिया और चुड़ैल हमेशा के लिए भस्म हो गई। सुजीत और मधु शहर के एक कारखाने में काम किया करते थे। शांति, कल माँ को फोन किया था,
अच्छा, कैसी तबीयत है उनकी? बोल रही थी कि आजकल उनकी तबीयत कुछ खास नहीं रहती। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखा आइए। अच्छा किया, एक बार डॉक्टर देख ले तो तसल्ली मिल जाएगी। वो भी है, पर फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ जानती हूँ आपको उनकी चिंता हो रही है, पर हम काम छोड़कर जा भी नहीं सकते ना। हाँ वो बात तो है। खैर फिलहाल हम अपना काम करते हैं। सुबह से शाम तक दोनों सिलाई मशीन चलाया करते थे और ड्यूटी के बाद वही नजदीक की झोपड़ी में रहते थे और यही थी उनकी जिंदगी, रोज मेहनत करना और गरीबी में जीवन गुजारना। एक रात सुजीत गहरी नींद में था कि उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे पुकार रही है। सुजीत, बेटा सुजीत, लौट आ। माँ की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई और वो पसीने में लथपथ माँ के बारे में सोचने लगा। हे राम, मेरी माँ ठीक हो। मधु की भी नींद खुल गई। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? माँ मुझे पुकार रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें गांव चलना चाहिए। ठीक है। सुबह की पहली बस पकड़कर दोनों गांव पहुँचे और घर पहुँचे थे कि सुजीत की माँ बिस्तर पे अपनी आखिरी सांसें लेती हुई। माँ, माँ। तू आ गया बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली। तुझे देखे बगैर मैं कैसे मर सकती थी। माँ ऐसी बात मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है, तुझे ये राज बता के मरूं, यही ख्वाहिश थी। कैसा राज? जादुई मिर्ची का राज। जादुई मिर्ची? मेरी अलमारी में एक लकड़ी का डिब्बा है, उसके अंदर मिर्ची के बीज हैं। जादुई मिर्ची, उसे खेतों में बो दे और मिर्ची उगा। जादुई मिर्ची तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। इतना बोलकर सुजीत की माँ चल बसी। माँ। सुजीत और मधु फूट फूट कर रोए। माँ जी। कुछ दिनों बाद, आपको याद है ना, माँ जी ने हमें एक राज बताया था। हाँ मधु। ये रहे वो जादुई मिर्ची के बीज, हमें इन्हें खेतों में बो देना चाहिए। हाँ पर इसमें काफी समय लगेगा। कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। अगले दिन सुजीत और मधु दोनों खेत में गए और मिर्ची के बीजों को खेतों में बो दिया। अब हमें इन जादुई मिर्चियों के उगने का इंतजार करना होगा। मिर्ची के बीजों में क्या जादू था ये तो उन्हें पता नहीं था, पर दोनों मिर्ची के पौधे के उगने का इंतजार करने लगे। खेतों में बीज बोकर दोनों थके हारे घर लौटे। थक गए? हाँ। और भूख भी लगी ही होगी। हाँ, तुम जल्दी कुछ बना दो। मधु रसोई में खाना बनाने लगी। कुछ और दिन इतनी मेहनत करनी होगी, फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। उम्मीद तो यही है। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया और जादुई मिर्ची के ख्वाब देखते हुए दोनों सो गए। अगले कई दिनों तक वो दोनों खेतों में पानी डालने का काम करते रहे। ना जाने कब ये जादुई मिर्ची उगेगी। सब्र रखिए। जादुई मिर्चियों में क्या जादू होगा? पता नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रोज दोनों दूर से खेतों तक पानी लाते थे और अब उनके खेतों में छोटे छोटे पौधे दिखने लगे थे। वाह, ये हुई ना बात। अब कुछ ही दिन में मिर्ची उगने लगेगी। हाँ, और इनमें क्या जादू है वो भी पता चल ही जाएगा। हाँ, इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आज सुजीत और मधु के चेहरों पर मुस्कान आई थी। अगर तुम नहीं होती तो मैं अकेले कैसे ये सब करता। ऐसा क्यों सोचना, अब तो बस जादुई मिर्ची उगने का इंतजार है। हम दोनों ने इतनी मेहनत की है। हाँ। सुजीत और मधु को जादुई मिर्ची से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होगा। अगली सुबह जब सुजीत अपने खेतों में पहुँचा तो उसके खेतों में फसल लहरा रही थी। सुजीत को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। जादुई मिर्ची उग गई। सुजीत परेशान था। वो दौड़कर घर गया। मधु, जादुई मिर्ची उग गई। क्या? हाँ, सारी मिर्ची उग गई है। मधु और सुजीत दोनों खेत लौटे। मधु भी दंग थी। दोनों ने मिलकर जादुई मिर्ची तोड़ी। इनमें क्या जादू है? दोनों निराश हो चुके थे। घर चलते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई जादू है। पर माँ जी ने कहा था तो जरूर उसमें कोई जादू होगा।
दोनों निराश थे, पर फिर भी मधु ने कुछ मिर्चियाँ तोड़ ली। वो दोनों मायूस होकर घर लौटे। उन्हें लगने लगा था कि उनकी महीने भर की मेहनत बेकार हो गई। घर जाकर मधु खाना बनाने लगी और जैसे ही उसने दाल में मिर्ची डाली तो पूरी दाल सोने में बदल गई। ए जी, ये देखिए, सोना? जादुई मिर्ची का कमाल। इसका मतलब ये सच में जादुई मिर्ची है। इसे दाल में डालते ही ये सोने में बदल गई। हाँ, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं। हाँ माँ, धन्यवाद। उस सोने को बेचकर सुजीत ने बड़ा घर बना लिया। अब उन दोनों को खाने पीने की बिल्कुल चिंता नहीं थी। जादुई मिर्ची ने हमारी जिंदगी बदल दी। कहाँ हम शहर के बाहर झोपड़ी में सिलाई करते थे और कहाँ हमारा खुद का बंगला है। ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। हाँ, माँ जी ने हम दोनों का जीवन संवार दिया। जादुई मिर्ची ने सुजीत और मधु का जीवन बदल दिया। वो गरीब से अमीर बन गए। अब वो दोनों गरीबों की मदद करने लगे। गांव में किसी को भी कोई परेशानी होती तो वो उनके पास दौड़ा चला आता। बेटा, मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है, मेरी मदद कर दो। सुजीत और मधु दिल खोलकर लोगों की मदद करते, क्योंकि उनका धन कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती, वो खाने में जादुई मिर्ची डालते और खाना सोना बन जाता। शायद ये जादू इन्हें इसलिए मिला था कि सुजीत और मधु लोगों की मदद कर पाएं। जादुई मिर्ची का जादू कभी ना खत्म होने वाला जादू था।